हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं एहसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों बीए सेकंड ईयर वालों के लिए होने वाला है। जी हाँ, हमारे बीए सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो आपके फर्स्ट पेपर का सेकंड चैप्टर है द स्पेक्टेटर क्लब, रिचार्ड स्टील द्वारा लिखा गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में। 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 21 प्रश्नोत्तर को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के यानी अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, इनको आप आसानी से देख सकते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों, वो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके चैप्टर या आपके जो भी मतलब कोर्स से रिलेटेड, आपके ईयर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो, सीधे आप नोटिफिकेशन उसकी आपको मिलती रहे। और आपके कोर्स से रिलेटेड यानी फर्स्ट चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, उसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके बीए सेकंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपना वीडियो देख सकते हैं। उसमें बीए सेकंड ईयर के जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है द स्पेक्टेटर क्लब, और जो रिचार्ड स्टील द्वारा लिखा गया है। अब ऊपर से देखते हैं आप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न है ये, जिनका आंसर जो है पेपर में आपको नियर अबाउट 50 वर्ड्स में देना होता है, यानी 50 शब्दों में देना होता है। 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आप जानते हैं पेपर अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं कि कौन से कितने कितने वेरी शॉर्ट रहेंगे, कितने शॉर्ट रहेंगे, कितने लॉन्ग आंसर रहेंगे, ये सब आप समझ सकते हैं। यानी 10 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो इस चैप्टर से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि व्हेन रिचार्ड स्टील वाज बॉर्न, यानी रिचार्ड स्टील का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो आंसर में देखिए दोस्तों लिखा हुआ कि रिचार्ड स्टील वाज बॉर्न एट डुबलिन इन 1672 इन अ मिडिल क्लास फैमिली। जी हाँ, रिचार्ड स्टील वाज बॉर्न यानी रिचार्ड स्टील का जन्म हुआ था एट डुबलिन यानी डुबलिन में, इन 1672 यानी 1672 ईस्वी में, इन अ मिडिल क्लास फैमिली एक मध्यम वर्गीय परिवार में। जी हाँ, रिचार्ड स्टील साहब का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1672 ईस्वी में डुबलिन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वेयर ही वाज एजुकेटेड। जी हाँ, उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, यानी उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी, उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, इसके बारे में बताना है। तो आप यहाँ आंसर देखिए, ही वाज एजुकेटेड एट द चार्टर हाउस विथ एडिसन। जी हाँ, उनकी शिक्षा जो हुई थी, जो जहाँ वो पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, चार्टर्ड हाउस में, विथ एडिसन यानी एडिसन के साथ। एडिसन यानी जोसेफ एडिसन, जो एक अलग राइटर हैं, जिनके बारे में आप पढ़े होंगे, आपके चैप्टर में इंक्लूड भी है, उनका कोर्स भी है जोसेफ एडिसन का, सर रोजर एट द चर्च उनके चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर वही है। तो उनके साथ वो पढ़े थे। उसके बाद आगे देखिए, देन ही, आगे देखिए उसके बाद वो प्रोसीडेड टू क्राइस्ट चर्च, यानी वो कहाँ पर गए, क्राइस्ट चर्च में गए आगे की शिक्षा के लिए। एंड देन टू मेरटन कॉलेज, और उसके बाद वो मेरटन कॉलेज में गए, ऑक्सफोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है मेरटन कॉलेज, यानी वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। व्हिच ही लेफ्ट विदाउट टेकिंग अ डिग्री, यानी जिसको उन्होंने क्या किया, बिना एक डिग्री लिए ही छोड़ दिया, यानी जिसको छोड़ दिया उन्होंने बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ करियर स्टील चूड, यानी स्टील साहब ने किस प्रकार का करियर जो है वो चुना था। तो आंसर में देखिए कि रिचार्ड स्टील चूज अ मिलिट्री करियर। जी हाँ, रिचार्ड स्टील साहब ने कौन सा करियर चुना था, कौन सा भविष्य चुना था, तो मिलिट्री करियर, यानी वो मिलिट्री में जाना चाहते थे, यानी मिलिट्री करियर उन्होंने चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि राइट डाउन स्टील्स सम फेमस वर्क्स, यानी स्टील के कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वर्क्स, यानी उनके जो रचनाएं हैं उनके बारे में
आप बताइए। स्टील साहब के महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आपको बताना है। आंसर में देखते हैं दोस्तों। तो आंसर में देखिए दोस्तों, लिखा हुआ कि रिचर्ड स्टील रोट द क्रिश्चियन हीरो इन 1701। यानी रिचर्ड स्टील साहब ने क्या लिखा था? क्रिश्चियन हीरो। जी हाँ, ये रचना उनकी कब आई थी? 1701 ईस्वी में ये रचना आई थी। आगे दिया गया टू फिक्स स्टोरी इम्प्रेशन, यानी इस रचना के बारे में बताया जा रहा है कि टू फिक्स यानी स्थापित करने के लिए स्टोरी इम्प्रेशन यानी कहानी के प्रभाव को, ऑफ वर्च्यू एंड रिलीजन यानी सद्गुण और धार्मिक जो कहानियाँ थीं उसके प्रभाव को स्थापित करने के लिए, इन अपोजिशन यानी विपरीत या के विरोध में, टू स्ट्रॉन्गर प्रोस्पेंसिटी टूवर्ड्स अनवारंटेड प्लीजर, यानी जो स्ट्रॉन्गर यानी शक्तिशाली यानी प्रवृत्ति जो थी टूवर्ड्स अनवारंटेड प्लीजर यानी अनुचित सुख के प्रति जो एक शक्तिशाली या स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति जो थी उसके विपरीत उन्होंने क्या किया था? स्टोरी के प्रभाव को फिक्स करने के लिए, यानी जो वर्च्यू और रिलीजन वाली स्टोरीज थी यानी सद्गुण और धार्मिक कहानियाँ थीं उसके प्रभाव को स्थापित इसमें किया है। यानी इस रचना में उन्होंने क्या किया है? इसके माध्यम से, इस रचना के माध्यम से उन्होंने क्या किया है कि द क्रिश्चियन हीरो के माध्यम से उन्होंने क्या किया है? टू फिक्स स्टोरी इम्प्रेशन ऑफ वर्च्यू एंड रिलीजन, यानी धार्मिक और सद्गुण की जो कहानियाँ हैं उसके प्रभाव को स्थापित करने के लिए, इन अपोजिशन यानी विरोध में, टू स्ट्रॉन्गर प्रोस्पेंसिटी टूवर्ड्स अनवारंटेड प्लीजर यानी अनुचित सुख के प्रति जो एक शक्तिशाली प्रोस्पेंसिटी थी यानी स्ट्रॉन्गर प्रोस्पेंसिटी थी उसके प्रति उन्होंने क्या किया? उसके विपरीत में उन्होंने कहानी के प्रभाव को यानी जो धार्मिक और सद्गुण से भरी हुई कहानियाँ थीं उसके प्रभाव को फिक्स करने के लिए ये रचना की है। आगे देखते हैं आगे की लाइन। देन ही रोट, उसके बाद उन्होंने लिखा द फ्यूनरल इन 1701, यानी 1704 ईस्वी में ये रचना उनकी आई, द फ्यूनरल। उसके बाद आगे की रचना देखते हैं कि द लेइंग लवर इन 1703, यानी 1703 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? द लेइंग लवर नामक रचना लिखी है। आगे द टेंडर हस्बैंड अपीयर्ड इन 1705, यानी 1705 ईस्वी में उनकी कौन सी रचना आई? द टेंडर हस्बैंड, यानी ये रचना उनकी कब आई? 1705 ईस्वी में ये रचना उनकी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि व्हेन स्टील, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि व्हेन स्टील वाज अपॉइंटेड एडिटर, यानी स्टील को एडिटर यानी संपादक के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो इस बात को आपको बताना है कि स्टील को संपादक के रूप में कब नियुक्त किया। आंसर में देखिए लिखा हुआ है कि स्टील वाज अपॉइंटेड एडिटर टू द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लंदन गजेट, यानी स्टील को अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया एडिटर यानी संपादक के रूप में, टू द ऑफिशियल ऑर्गन यानी आधिकारिक अंग में उन्हें, यानी आधिकारिक अंग का एक संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। किसके? आप गवर्नमेंट लंदन गजेट, यानी एक पत्रिका का नाम है, पत्र का नाम है। तो इसमें क्या किया गया? उन्हें मतलब स्टील साहब को गवर्नमेंट लंदन गजेट में उनको एक आधिकारिक अंग का एडिटर यानी संपादक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। व्हेन ही स्टार्टेड टाटलर, यानी टाटलर को उन्होंने कब शुरू किया? ये एक उनकी पत्रिका का नाम है, तो ये इस पत्रिका का संपादन उन्होंने कब शुरू किया, यही बात यहाँ पर बतानी है। तो इन 1709 ही स्टार्टेड द टाटलर, यानी 1709 ईस्वी में उन्होंने टाटलर का संपादन शुरू किया था। उसके बाद द लेटर स्पेक्टेटर, और उसके बाद क्या किया? स्पेक्टेटर जो एक जर्नल है उनका, तो इसके बारे में यानी इसका संपादन उन्होंने किया। उसके बाद यानी 1709 ईस्वी में टाटलर का संपादन उन्होंने किया। आगे देखते हैं आगे की लाइन। एंड करके दिया गया है। आगे की लाइन आप देखते हैं कि कौन सी, और इनके बारे में यहाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आप फिर से देखिए, इसमें शुरू से
कि व्हेन ही स्टार्टेड टाटलर, यानी टाटलर को कब शुरू किया, तो इन 1709 ही स्टार्टेड द टाटलर, यानी 1709 ईस्वी में टाटलर को शुरू किया। एंड लेटर द स्पेक्टेटर, और उसके बाद स्पेक्टेटर एंड द गार्जियन, और फिर उन्होंने क्या किया, गार्जियन नामक पत्रिका जो थी, ऑल ऑफ व्हिच एडेड टू हिज फेम एज एन एसेस्ट, यानी उसके बाद उन्होंने गार्जियन पत्रिका का संपादन किया। और ये सारी जो पत्रिकाएं थीं उनकी प्रसिद्धि जो है एक एसेस्ट यानी निबंधकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि स्थापित करती है, यानी एक निबंधकार के रूप में ये रचनाएं जो उनकी, यानी जो ये पत्रिकाएं उनकी थीं जिन जिनका उन्होंने संपादन किया, यानी टाटलर, स्पेक्टेटर और गार्जियन, ये सारी पत्रिकाएं एक निबंधकार के रूप में उन्हें प्रदर्शित करती हैं, यानी निबंधकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि स्थापित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। व्हेन ही वाज डाइड, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी स्टील साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो आंसर में देखिए, ही डाइड एट कारमर्दन ऑन सितंबर 1, 1729 एंड एज हिज ओन विश ही वाज बरीड एट एसटी चर्च, संत, यानी सेंट चर्च आप कह सकते हैं उसको। तो उनकी मृत्यु जो, यानी ही डाइड एट कारमर्दन, यानी इस कारमर्दन स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी ऑन सितंबर, यानी सितंबर 1 सितंबर 1729 ईस्वी में। एंड एज हिज ओन विश, यानी जो उनकी इच्छा थी, अपनी इच्छा के अनुसार, ही वाज बरीड एट सेंट चर्च, यानी उनको सेंट चर्च में दफनाया गया था, उनको वहाँ पर उनकी कब्र वहाँ पर स्थापित की गई थी, यानी सेंट चर्च में, ऐसी उनकी इच्छा थी, यानी मरने से पहले ही उनकी इच्छा थी कि उन्हें सेंट चर्च में ही दफनाया जाए, तो सेंट चर्च में ही उनको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट व्यू स्पेक्टेटर शोज, यानी स्पेक्टेटर जो थे, यानी स्पेक्टेटर का मतलब दर्शक होता है, तो दर्शकों का क्या विचार था, यानी क्या विचार उन्होंने दर्शाया, क्या दिखाया, तो इसके बारे में देखिए। स्पेक्टेटर शोज द प्री ऑक्यूपेशन विद द रिफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड बाई मीन्स ऑफ गुड ह्यूमर्ड रेलरी एंड सटायर एंड ऑल डिपार्चर्स फ्रॉम गुड सेंस एंड टोलरेशन, यानी स्पेक्टेटर जो थे, स्पेक्टेटर शोज द प्री ऑक्यूपेशन, यानी स्पेक्टेटर जो दर्शक थे उन्होंने क्या दिखाया, व्यस्तता दिखाई विद द रिफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के सुधार में अपनी व्यस्तता को दिखाया, बाई मीन्स ऑफ गुड ह्यूमर्ड रेली एंड सटायर, यानी बहुत ही अच्छे हास्य और व्यंग्य के द्वारा उन्होंने संसार के सुधार में व्यस्तता को, यानी अपनी व्यस्तता को दिखाया। एंड ऑल डिपार्चर्स फ्रॉम गुड सेंस एंड टोलरेशन, और जो यानी सारे लोगों ने बड़ी ही समझ और शांति के साथ उन्होंने क्या किया, डिपार्चर यानी विदाई ली, यानी वो सारे लोग बड़ी समझ और शांति के, सहनशीलता के साथ, सहिष्णुता के साथ वो विदा होते हैं। तो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि विथ होम राइटर विजिटेड इन पास्ट, यानी किसके साथ राइटर जो है, लेखक जो है, वो अतीत की यात्रा करता है, यानी लेखक, यानी वही रिचर्ड स्टील की बात हो रही है, यानी रिचर्ड स्टील साहब किसके साथ अपने अतीत की यात्रा करते हैं। तो आंसर में देखिए कि ही विजिटेड इन पास्ट टुगेदर एट लेडी ब्राइटलीज, जी हाँ, वो किसके साथ यात्रा करते हैं, अतीत की यात्रा, लेडी ब्राइटलीज के साथ, यानी वो अपने अतीत की यात्रा लेडी ब्राइटलीज के साथ साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ओल्ड अक्वाइंटेंस कन्वर्सेशन, यानी व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव था, ऑफ ओल्ड अक्वाइंटेंस, यानी पुराने परिचित के, कन्वर्सेशन यानी बातचीत का या विचार विमर्श का क्या प्रभाव था, इसके बारे में बताना है। तो एन ओल्ड acquaintance says thousand incoherent circumstance it must please writer but they had opposite effect on writer, जी हाँ, एक पुराने acquaintance यानी पुराने परिचित ने, says माने कहा, कहता है, पुराना परिचित कहता है कि थाउजेंड इनकोहेरेंट सर्कमस्टांस, यानी जो हजारों विपरीत परिस्थितियाँ थीं, यानी जो असंगत परिस्थितियाँ थीं, इट मस्ट प्लीज राइटर, यानी इनके ये जो है, ये परिस्थितियाँ राइटर को प्रसन्न करनी चाहिए थी, यानी इनके द्वारा राइटर प्रसन्न होता, बट दे हैड अपोजिट इफेक्ट ऑन राइटर, लेकिन
ये परिस्थितियाँ क्या थी कि अपोजिट इफेक्ट डालती, यानी विपरीत प्रभाव राइटर पर डालती हैं। इसके बारे में एक एक्वेंटेंस यानी एक परिचित ने यहाँ पर वर्णन किया है, इसका बताया है, कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, यहाँ से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया कि हु इज़ सर रोजर डी कावर्ली, यानी सर रोजर डी कावर्ली कौन है, इसके बारे में बताना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जान सकते हैं। सर रोजर डी कावर्ली इज़ द बैरोनेट ऑफ ऑर्सेस्टरशायर, यानी सर रोजर डी कावर्ली कौन है, वो एक बैरोनेट हैं ऑफ ऑर्सेस्टरशायर, यानी ऑर्सेस्टरशायर के वो बैरोनेट हैं। एन इसेंट्रिक बट लवेबल क्रिएशन ऑफ रिचर्ड स्टील, यानी एक विलक्षण परंतु प्यारा क्रिएशन यानी प्यारा निर्माण जो है उनकी उत्पत्ति या सृष्टि ऑफ रिचर्ड स्टील, या रचना आप कह सकते हैं, यानी रिचर्ड स्टील की ये बहुत ही प्यारी उत्पत्ति और विलक्षण उत्पत्ति है। कौन है, सर रोजर। जी हाँ, सर रोजर डी कावर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या दिया गया है कि हु इज सर रोजर्स नेक्स्ट हेयर, यानी सर रोजर का, रिचर्ड स्टील ने जिनका वर्णन किया है कि यानी सर रोजर का जो अगला उत्तराधिकारी कौन है, सर रोजर का अगला उत्तराधिकारी कौन है। तो आंसर में देखते हैं कि कैप्टन सेंट्री इज़ द नेक्स्ट हेयर टू सर रोजर, यानी कैप्टन सेंट्री जो हैं वही सर रोजर के क्या हैं, अगले उत्तराधिकारी हैं, यानी उनके अगले उत्तराधिकारी कौन है, कैप्टन सेंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द रैंक एंड चीफ क्वालिटी ऑफ सर रोजर, यानी सर रोजर का पद क्या था, उनकी रैंक क्या थी और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जी हाँ, सर रोजर का पद क्या है और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आंसर में देखिए कि सर रोजर इज़ अ बैरोनेट, जैसा कि ऊपर के आंसर में ही आपको पता चल गया कि कौन है वो। तो सर रोजर एक क्या है, बैरोनेट हैं। एंड अ जेंटलमैन, और एक सज्जन आदमी है। हु फॉलोज द एंशन कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो पुराने यानी प्राचीन कस्टम्स जो हैं, यानी रीति रिवाज एंड ट्रेडिशन, परंपराएं जो हैं, यानी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनका अनुकरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ सर रोजर टूवर्ड्स द चर्च, यानी चर्च के प्रति सर रोजर का क्या विचार है, उनकी क्या अभिवृत्ति है, इसके बारे में आपको बताना है कि सर रोजर चर्च के बारे में क्या कहते हैं या उनके क्या विचार, उनकी अभिवृत्ति क्या है। तो सर रोजर वाज अ गुड चर्च मैन, यानी बहुत ही अच्छे चर्च के आदमी थे। एंड विजिटेड द चर्च रेगुलरली, और वो बहुत ही रेगुलर तरीके से यानी नियमित तरीके से वो क्या करते थे, चर्च जाते थे। ही इनकरेज पीपल टू बी रेगुलर इन द चर्च, यानी वो लोगों को उत्साहित करते थे चर्च में आने के लिए। रेगुलर यानी लोगों को ये बताते कि उन्हें भी रेगुलर चर्च में होना चाहिए। चर्च मैटर्स, यानी चर्च के मामलों में उन्हें रेगुलर होना चाहिए। एंड, और उसके आगे वो क्या बताते हैं, देखते हैं दोस्तों। हाँ, गेव, आगे देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि गेव इंसेंटिव्स फॉर दैट, और वो क्या करते थे, वो उन लोगों को क्या करते थे, उसके लिए प्रोत्साहन देते थे। जी हाँ, इसके लिए यानी चर्च में उपस्थित होने के लिए वो लोगों को क्या करते थे, प्रोत्साहन देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर कि हु इज़ द ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, यानी मॉनमाउथ, जो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ थे वो कौन है, यानी ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ कौन है। जी हाँ, हु इज़ द ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, यानी ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ कौन है। तो आंसर में देखिए तक, द ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ इज एन इलेस्टिमेट चाइल्ड हु फेल इन लव विथ अ प्रेटी लेडी इन हाइड पार्क, यानी जो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ हैं वो क्या है, इलेस्टिमेट चाइल्ड है, यानी एक नाजायज संतान है। हु फेल इन लव, जो प्रेम में पड़ जाते हैं, विद अ प्रेटी लेडी, एक सुंदर महिला के साथ, इन हाइड पार्क, यानी हाइड पार्क में जो एक सुंदर महिला के प्रेम में पड़ जाते हैं, वो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ के बारे में बताया जाए कि ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ जो हैं वो एक नाजायज संतान है जो हाइड पार्क में एक सुंदर महिला के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं।
अब नाजायज संतान दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है कि किसकी नाजायज संतान, तो ये किंग चार्ल्स, मतलब चार्ल्स जो सेकंड थे यानी चार्ल्स द्वितीय की नाजायज संतान थे, ड्यूक ऑफ मोनमाउथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है कि वेयर डज सर रोजर स्टे, यानी सर रोजर जो हैं वो कहाँ ठहरते हैं, कहाँ रुकते हैं, तो सर रोजर स्टेज इन सोहो स्क्वायर व्हेन ही इज इन द सिटी, यानी जब सर रोजर जब शहर में होते हैं तो कहाँ रुकते हैं, सोहो स्क्वायर में रुकते हैं। जी हाँ, सोहो स्क्वायर एक जगह का नाम है, तो सोहो स्क्वायर में वो रुकते हैं कि जब वो शहर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, व्हाट इज द स्टील ओपिनियन अबाउट बिल्स कैरेक्टर, यानी बिल्स के चरित्र के बारे में स्टील का क्या ओपिनियन है, क्या विचार है उनका। तो आंसर में देखिए दोस्तों कि स्टील का क्या विचार है बिल के कैरेक्टर के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। स्टील सेज अबाउट हिज कैरेक्टर, यानी स्टील साहब उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में बताते हैं, यानी बिल के चरित्र के बारे में बताते हैं, दैट वेयर वोमन आर नॉट कंसर्ड, कि जहाँ औरतें नहीं होती थी यानी उनकी चर्चा नहीं होती। ही इज़ एन ऑनेस्ट वर्दी मैन, वो बहुत ही ईमानदार और योग्य आदमी होता है, यानी जहाँ औरतें नहीं होती या औरतों की चर्चा नहीं होती है वहाँ पर वो क्या होता है, बहुत ही ईमानदार आदमी होता है। यानी कौन, बिल के बारे में वो बता रहे हैं कि बिल जहाँ पर औरतें नहीं होती वहाँ एक बहुत ही ईमानदार और योग्य आदमी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाट डू यू नो ऑफ सर रोजर्स बिलव्ड, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। सर रोजर के बिलव्ड के बारे में यानी उनकी प्रेम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये चीज़ बताना है इसमें कि सर रोजर की बिलव्ड के बारे में व्हाट डू यू नो यानी आप क्या जानते हैं। तो सर रोजर्स आंसर में देखिए कि सर रोजर्स बिलव्ड वाज अ ब्यूटीफुल बट परवर्स विडो हु क्रॉस्ड हिम इन लव अफेयर, यानी सर रोजर्स बिलव्ड यानी उनकी जो प्रेमिका थी वो क्या थी, वाज अ ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर, बट परवर्स विडो लेकिन एक तुच्छ या बदतमीज टाइप की एक विधवा थी, हु क्रॉस्ड हिम इन लव अफेयर, कि जिसने उनके लव अफेयर यानी उनके प्रेम प्रसंग को ठुकरा दिया था। यानी जो उनकी बिलव्ड थी यानी जो उनकी प्रेमिका थी वो कौन थी, एक सुंदर परंतु एक बदतमीज टाइप की विधवा औरत थी कि जिसने उनके प्रेम प्रसंग को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 हु वर द फ्रेंड्स ऑफ सर रोजर, यानी सर रोजर के फ्रेंड कौन कौन थे, उनके मित्र कौन कौन थे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर में आप देखिए लिखा हुआ है कि लॉर्ड रोचेस्टर एंड जॉर्ज एथर्ग वर फ्रेंड्स ऑफ सर रोजर विथ हुम ही ऑफ्टन सब्ड, यानी लॉर्ड रोचेस्टर ये उनके फ्रेंड का नाम है, एंड जॉर्ज एथर्ग यानी ये दोनों उनके बहुत ही मित्र थे, पुराने मित्र थे, वर फ्रेंड्स यानी मित्र थे, ऑफ सर रोजर यानी सर रोजर के, विथ हुम जिनके साथ ही आफ्टन सब्ड यानी जिनके साथ वो प्रायः क्या करते थे, रात्रि का भोजन करते थे, यानी रात्रि के समय वो अपने मित्रों के साथ भोजन करते थे। तो कौन से मित्र, लॉर्ड रोचेस्टर एंड जॉर्ज एथर्ग, यानी ये उनके दोनों फ्रेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, यहाँ से देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से देखिए कि हु इज़ द लास्ट पर्सन इन द कंपनी ऑफ स्टील, यानी स्टील की कंपनी में लास्ट पर्सन कौन था, यानी अंतिम व्यक्ति कौन था। तो आंसर में देखिए दोस्तों कि स्टील डिस्क्राइब द लास्ट पर्सन ऑफ हिज कंपनी एज अ क्लर्गी मैन, यानी स्टील ने जो वर्णन किया है अपनी कंपनी का, जो अंतिम सदस्य का वर्णन किया है वो कौन है, एक क्लर्गी मैन यानी एक पादरी थे, हु इज़ फिलोसफिक जो बहुत ही दार्शनिक, लर्न पढ़े लिखे, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार थे, हैज़ बट अ फीबल पर्सनालिटी लेकिन वो एक कमज़ोर व्यक्तित्व के आदमी थे, यानी जो फीबल पर्सनालिटी यानी कमज़ोर व्यक्तित्व के आदमी थे। यानी लास्ट जिनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है, नहीं अपनी कंपनी के लास्ट व्यक्ति के बारे में उन्होंने जो बताया है वो कौन थे, कि वो एक पादरी थे, क्लर्गी मैन थे, कि जो एक फिलासफिक यानी एक दार्शनिक, पढ़े लिखे और ईमानदार आदमी थे, लेकिन
वो उनका व्यक्तित्व जो था वो कमज़ोर था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द लॉ स्टूडेंट द टेम्पलर सेटिस्फाई हिज फादर्स क्वेरी, यानी अपने जो लॉ स्टूडेंट था, यानी हाउ डिड द लॉ स्टूडेंट यानी कानून का जो छात्र था, द टेम्पलर वो क्या करता था, सेटिस्फाई हिज फादर्स क्वेरी यानी अपने पिता के कानूनी समस्याओं को कैसे संतुष्ट करता है। सेटिस्फाई हिज फादर्स क्वेरीज यानी अपनी पिता के कानूनी समस्याओं को कैसे संतुष्ट करता है। तो दोस्तों आंसर में देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि द लॉ स्टूडेंट इंगेज्ड अ लॉयर टू आंसर द लीगल क्वेरीज ऑफ हिज फादर, यानी जो कानून का विद्यार्थी है वो क्या करता है, इंगेज अ लॉयर, एक वकील नियुक्त करता है, टू आंसर यानी उत्तर देने के लिए, द लीगल क्वेरीज यानी जो कानूनी समस्याएं हैं उनका जो है उत्तर देने के लिए वो एक वकील की नियुक्ति करता है ऑफ हिज फादर यानी अपने पिता के। एंड हिमसेल्फ इंजॉयड थिएटर व्हिच वाज हिज रियल टेस्ट, यानी वो स्वयं क्या करता है कि थिएटर का आनंद लेता है जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा वास्तविक रुचि उसकी जो थी वो कहाँ पर थी, थिएटर में थी। यानी उसकी कानूनी समस्या, अपने पिता के कानूनी समस्याओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी, तो इसके लिए यानी उसको सुलझाने के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए वो क्या करता है कि एक लॉयर की नियुक्ति करता है, यानी एक लॉयर को रखता है, एक वकील को रखता है और स्वयं जो थिएटर में जाता है जहाँ पर आनंद लेता है, यानी जो उसकी वास्तविक रुचि थी वहाँ पर यानी थिएटर में जाकर वो आनंद लेता है। तो दोस्तों ये 21 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आपके इस चैप्टर के, यानी सेकंड चैप्टर जो द स्पेक्टेटर क्लब है रिचर्ड स्टील साहब द्वारा लिखा गया, ये 21 इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आपके पेपर के यानी आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को यानी वीडियो को सब्सक्राइब करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वो उनको भी आप बोल सकते हैं देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।